गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग एवं मांग से संबंधित नियम की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मांग का अर्थ, मांग के प्रकार, मांग अनुसूची और मांग वक्र, मांग के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मांग का अर्थ। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दी हुई कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। बेनहम का कहना था, प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में, कि किसी वस्तु की मांग किसी निश्चित समय में सभी संभव मूल्यों पर उस वस्तु की उन मात्राओं की सूची है जिन्हें खरीदने के लिए क्रेता तत्पर होंगे। अर्थात मांग से तात्पर्य हम लेते हैं कि वह उसकी वह मांग मात्रा है जो एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, जिसके अंतर्गत ये तीन महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है। अब जो प्रभावपूर्ण इच्छा है वह भी तीन तत्वों में से मिलकर बनी है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन अर्थात आय होनी चाहिए, और इन दोनों के साथ साथ उन साधनों को खर्च करने या त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए। अब जो मांग है उसको केवल प्रभावपूर्ण इच्छा कहना ही पर्याप्त नहीं है। उसमें उस जो मांग है वो एक निश्चित कीमत पर मांगी गई हो, अर्थात जो मांग है उसके मूल्यों के संदर्भ में व्यक्त की गई मात्रा की द्योतक है। और तीसरा है निश्चित समयावधि, अर्थात एक निश्चित समय इकाई के संदर्भ में, जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह आदि। तो इन तीन तत्वों से मिलकर मांग में इन तीन तत्वों का समावेश होता है: प्रभावपूर्ण इच्छा, निश्चित कीमत एवं निश्चित समयावधि। लेकिन जो वस्तु की मांग है वो उसकी कीमत से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि उपभोक्ताओं की आय, रुचि, मौसम, जनसंख्या, इन सब से भी प्रभावित होती है, और जो मांग है वो इन सब का फलन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि मांग के प्रकार क्या हैं। जो मांग है वो मुख्यतः तीन तत्वों से प्रभावित होती है। मुख्यतः उसमें मूल्य, आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतें। इसलिए हम इसके तीन प्रकार बताते हैं। उसमें सबसे पहला है मूल्य मांग, दूसरा आय मांग और तीसरा है तिरछी मांग, तिरछी या आड़ी मांग। तो हम सबसे पहले देखते हैं मूल्य मांग क्या है। मूल्य मांग या कीमत मांग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मांग विश्लेषण में। कीमत मांग एक वस्तु की उन मांग मात्राओं को बताती है जो निश्चित समयावधि में विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता खरीदने को तैयार होते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले इसमें अन्य तत्वों को सिर मान लिया जाता है। केवल कीमत घटक के संदर्भ में, कीमत तत्व के संदर्भ में ही हम मांग का विश्लेषण करते हैं। अर्थात जो मांग है वो कीमत का फलन होती है। जैसे समीकरण में हमने लिखा है D = फंक्शन ऑफ P। अब हम इस जो रेखा चित्र है इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा मांग वक्र है, कीमत मांग वक्र, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, अर्थात मांग और कीमत के विपरीत संबंध को बता रहा है ये, और इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है। अर्थात जैसे जैसे मूल्य घटता है वैसे वैसे मांग बढ़ती है, और जो मूल्य बढ़ता है वस्तु की मांग घटती जाती है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि जो OT, हमारा जो ऊंचा मूल्य है, उस पर वस्तु की मांग मात्रा OQ है, और जो मूल्य कीमत यदि घट जाए, वो OS हो जाए, तो हमारी जो मांग मात्रा है वो बढ़कर OQ2 हो जाती है। अर्थात इन दोनों के बीच के संबंध को, विपरीत संबंध को बताती है। दूसरी है आय मांग। आय मांग का तात्पर्य है कि जो वस्तुओं एवं सेवाओं की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ताओं के द्वारा उनके विभिन्न आय स्तर पर खरीदी जा सकती है। यहाँ भी हम ये मान लेते हैं कि जो अन्य बातें हैं, अर्थात उपभोक्ता की रुचि, फैशन, वस्तु की कीमत, अन्य किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल आय परिवर्तित होती है। आय
मांग जो है वो उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के संबंध को व्यक्त करती है। अब जो है वस्तुओं एवं सेवाओं की जो प्रकृति है वो भिन्न होती है, इसलिए उनकी मांग जो है वो आय वृद्धि के साथ बढ़ भी सकती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, जैसे जो हमारी आरामदायक और विलासिता की वस्तुएं हैं, जिनको हम आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं, उनकी जो मांग है वो आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख सकते हैं कि जो हमारी जब आय OS है तो हमारी मांग मात्रा OQ है, लेकिन जब हमारी आय बढ़ जाती है, OS से OS1 हो जाती है, तो हमारी मांग मात्रा भी OQ से OQ1 हो जाती है। अर्थात आय में कमी वृद्धि के साथ साथ मांग में भी कमी वृद्धि होती है। ये जो वस्तुएं हैं ये श्रेष्ठ वस्तुएं कहलाती हैं। अब दूसरी है जिसको हम घटिया वस्तुएं कहते हैं, अर्थात जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ घटती है, उनको हम आर्थिक दृष्टि से घटिया वस्तुएं कहते हैं। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख सकते हैं कि जब हमारी आय OS है तो हमारी जो मांग मात्रा है वो OQ है। जो ही हमारी आय बढ़ जाती है, OS से OS1 हो जाती है, हमारी मांग मात्रा OQ से OQ1 घट जाती है। अर्थात ये विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। अब हम घटिया वस्तु के संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि वैसे जो घटिया और जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वो परस्पर सापेक्षिक वस्तुओं की तुलनात्मक दृष्टि से तुलनात्मक श्रेष्ठता को व्यक्त करते हैं। जैसे हम देखें कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए तेल और जो वनस्पति घी है उसमें तेल घटिया वस्तु है, और उदाहरण के लिए हम देख भी सकते हैं कि जो तेल है वो घटिया वस्तु है और जो घी है वो श्रेष्ठ वस्तु मानी जाती। लेकिन यदि उनकी आय इतनी बढ़ जाए कि वो वनस्पति घी और शुद्ध घी का उपयोग करने लगता है, तो जो वनस्पति घी जो पहले श्रेष्ठ वस्तु था वो घटिया वस्तु की श्रेणी में आ जाएगा, और जो शुद्ध घी है वो श्रेष्ठ वस्तु कहा जाएगा। इस प्रकार जो श्रेष्ठ और जो घटिया वस्तुएं हैं वो सापेक्षिक और तुलनात्मक दृष्टि से देखी जाती हैं। फिर तीसरा है हमारी आड़ी या तिरछी मांग। तिरछी उपभोक्ता की जो मांग है वो केवल उसकी आय और कीमत से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों से भी प्रभावित होती है। तो जो तिरछी मांग है वो किसी वस्तु की उन मात्राओं को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन न होने पर खरीदने को तैयार हैं। यहाँ पर परिवर्तन न आ रहा है तो परिवर्तन न होने पर, नहीं होने पर खरीदने को तैयार है। अर्थात जो संबंधित वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की हो सकती है, एक है प्रतिस्थापक वस्तुएं और दूसरी है पूरक वस्तुएं। जो प्रतिस्थापक वस्तुएं होती है वो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन योग्य होती हैं, जैसे चाय कॉफ़ी, गेहूँ चावल। अब जो प्रतिस्थापक वस्तु के संबंध में मूल्य और जो मांगी गई मात्रा है उसमें सीधा संबंध होता है, अर्थात संबंधित वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी का जो हमारी मुख्य वस्तु है उस पर सीधा अर्थात वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी को जन्म देती। जैसा कि हम रेखाचित्र में देख सकते हैं कि जो हमारी प्रतिस्थापक वस्तु y है उसके मूल्य में P0 से P1 वृद्धि हो जाए तो जो x वस्तु की मांग है वो Q0 से OQ1 हो जाती। अब यदि हम y वस्तु की कीमत घटाकर OP0 से OP कर दें तो जो हमारी मुख्य वस्तु है उसकी मांग जो है वो OQ0 से OQ रह जाती है। अर्थात ये एक दूसरे के संबंधित वस्तुओं के धनात्मक संबंध को बताती है। अर्थात कि यदि संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो जो दूसरी मुख्य वस्तु है उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। फिर आता है हमारी पूरक वस्तु। जो पूरक वस्तुएं हैं वो उनका प्रयोग एक दूसरे के साथ होता है, वो एक दूसरे की सहयोगी होती हैं। एक के अभाव में हम दूसरे का प्रयोग मुश्किल है, जैसे पेन और शाही, चाय और चीनी,
कार और पेट्रोल आदि। तो जो ऐसी पूरक वस्तुओं की कीमतों और जो मांगी गई मात्राएं हैं उनमें विपरीत संबंध होता है। जैसे हम इस रेखा चित्र में देखें कि यदि पेन की कीमत OP0 से OP1 हो जाती है तो जो हमारी संबंधित वस्तु है शाही की मात्रा वो OQ2 से OQ0 हो जाएगी, अर्थात दोनों में उल्टा संबंध है। इसीलिए जो पूरक वस्तुओं की जो प्रतिस्थापन दर होती है वो ऋणात्मक होती है। फिर अब हम देखते हैं कि जो मांग तालिका क्या है। वैसे तो हम जो मांग है, मांग के प्रकार है, उसमें संयुक्त मांग या व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग को भी सम्मिलित कर सकते हैं। वो जो 3 मांग है हमारी, मूल्य मांग, आय मांग एवं तिरछी मांग के अलावा जो हमारी संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग भी उसके 3 प्रकार हम बता सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं मांग तालिका। जो मांग सूची या जो मांग सारणी है वो तालिका है जो किसी बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को बताती है। ये जो तालिका है ये वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के कार्यात्मक संबंधों की सूचक होती है। मांग तालिका के हम 2 स्वरूप बता सकते हैं, एक है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी है बाजार मांग तालिका या बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत जो मांग सारणी होती है उसमें एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर जो मांगी जाने वाली मात्राएं होती है जिसको व्यक्ति खरीदने को तत्पर होता है उसको बताती है। और जो हमारी बाजार मांग सारणी है वो किसी समय विशेष में समस्त उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग सूचियों के सामूहिक योग को बताती है। जैसा कि हम इस सारणी से देख रहे हैं कि जो पहले बताया गया वो व्यक्तिगत मांग सूची में अर्थात ABC 3 व्यक्ति हैं जो जिनकी मांगी वाली जो मांग सारणियाँ हैं, और जो दूसरी तरफ जो बताई गई वो बाजार मांग सारणी है जो सामूहिक सारे उपभोक्ताओं की मांग अर्थात ABC तीनों की कुल मांग को बता रही है। अब जो मांग तालिका है उसका अध्ययन हालांकि वो बनाना कठिन है, फिर भी जो विभिन्न वस्तुओं पर वस्तुओं की मांगे जाने वाली संभावित मात्राओं का इससे हमें मोटा अनुमान लग जाता है। इसके द्वारा हम विभिन्न संभावित मूल्यों पर संभावित मात्राओं का हम योग व्यक्त कर सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं मांग वक्र क्या है। अभी हमने देखा जो मांग सारणी है यदि हम उसको रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो जो बनेगा वह मांग वक्र कहलाएगा। तो जो मांग सूची का जो चित्रीकरण है वो मांग वक्र कहलाता है, और जो मांग वक्र है वो बाजार मांग वक्र भी हो सकता है और व्यक्तिगत मांग वक्र भी हो सकता है। यदि हम व्यक्तिगत मांग सारणी के आधार पर कर्व बनाते हैं तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र है, और यदि हम बाजार मांग सूची के आधार पर बनाते हैं तो वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। जो मांग वक्र है उनका जो ढाल है वो सामान्यतः दाएं से बाएं नीचे की ओर होता है, क्योंकि मांग का नियम सामान्यतः मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मांग का नियम है वो क्या कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, अर्थात हम एक मान्यताएं लेते हैं इसमें, उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी की इस विपरीत क्रिया को ही हम मांग का नियम कहते हैं। जो मांग का नियम है वो वस्तु के मूल्य और उसकी कीमत में वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है। ये केवल गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक कथन नहीं। गुणात्मक का तात्पर्य ये सिर्फ ये बताता है कि कमी होगी या वृद्धि, लेकिन ये नहीं बताता कि कितनी कमी या वृद्धि होगी। जो कितनी कमी या वृद्धि है अर्थात जो परिमाणात्मक जो अध्ययन है वो हम मांग की लोच जो आगे हम अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत देखेंगे। ये तो सिर्फ ये बताता है
कि परिवर्तन की दशा, अर्थात यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाएगी, और यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इस संबंध को ये बताता है। हमने देखा कि ऊपर लिखा हमने कि अन्य बातों के समान रहने पर, अर्थात ये जो नियम है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उसमें हम मान्यताएं लेते हैं कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, आदतें, स्वभाव, रुचियाँ परिवर्तित रहती हैं, संबंधित वस्तुओं के मूल्य और जो अन्य वस्तुएं उनके मूल्य स्थिर रहते हैं, और भविष्य में उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना या आशंका नहीं होती। वस्तु विशेष की जो किस्म है जो वो समान होती है, और वस्तुएं जो है वो दिखावटी या प्रतिष्ठा सूचक नहीं होनी चाहिए। ये शर्तें यदि हमारी ये मान्यताएं पूरी होती है तो ही हमारा मांग का नियम लागू होता है। अब हम इसी को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि जो हमने रेखा चित्र बनाया है कि हमारा मांग वक्र ये बताता है कि जो जो कीमत बढ़ती है, अर्थात यदि कीमत 1 रुपया है तो हमारी मांग 1000 है। यदि हमारी कीमत 3 रुपये हो जाती है तो हमारी मांग कम हो जाती है, अर्थात 400 रुपये हो जाती है। तो जो जो कीमत बढ़ती है त्यों त्यों मांग घटती जाती है। अब हमने ये बताया कि जो कीमत में वृद्धि होने पर मांग घट रही है, अर्थात कीमत और मांग में उल्टा संबंध है, तो ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ कारण हैं। अर्थात जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात मांग एवं मूल्य में विपरीत संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है। तो ये जो मांग वक्र है वो नीचे दाईं ओर क्यों गिरता है, इसका ढाल नीचे क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं। वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, और घटते मूल्य नए क्रेताओं को आकर्षित होकर मांग बढ़ाते हैं, और जो बढ़ते मूल्य हैं वो क्रेताओं की संख्या को कम कर देते हैं। ये कुछ इसके मुख्य कारण हैं जिसके कारण मांग वक्र हमारा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इनके बारे में हम अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, आय प्रभाव क्या है, या जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो क्या है। फिर है कि कभी कभी जो हमारा मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर नहीं गिरता है, बल्कि इसके कुछ अपवाद हैं, अर्थात मांग रेखाएं ऊपर दाईं ओर भी चढ़ सकती है। तो क्यों चढ़ती है, इसके कुछ कारण हैं। उसमें हम बताते हैं कि दुर्लभ या मूल्यवान या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की जो मांग है वो गिफिन विरोधाभास, कभी कभी उपभोक्ता की अज्ञानता या भ्रम की स्थिति के कारण भी ऐसा हो सकता है। और जीवन की जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग है, उस स्थिति और भविष्य में मूल्य में, वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका होने पर उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में कमी होने पर भी वो सोचता है और कमी होगी, इसलिए वह मांग कम कर देता है, और उसको लगता है भविष्य में कीमत बढ़ेगी, और तो वह वर्तमान में ही मांग में वृद्धि करने लग जाता है कीमत ऊंची होने पर भी। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी मांग का जो नियम है वो लागू नहीं होता, अर्थात जो हमारी मांग रेखा है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई नहीं बल्कि दाईं ओर चढ़ती हुई भी हो सकती है। धन्यवाद।